वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस कर लिए डिटेल में, ठीक है, सारी बातें वहाँ जान लिए। आज हम लोग कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कार्बेनाइन बेसिकली क्या हो गया, निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बेनाइन। जैसे इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो या तो सिंपली R माइनस लिखा हो, ठीक है, एल्किल कार्बेनाइन, या आपका CH3 माइनस मिथाइल कार्बेनाइन, ठीक है, या आपका CH3 CH2 माइनस इथाइल कार्बेनाइन, ठीक है। इस टाइप से आगे बढ़ेंगे इसमें। तो मतलब निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन ये क्या हो जाएगा, कार्बेनाइन हो जाएगा। तो जैसे कार्बोकैटायन में, ठीक है, हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे और यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज। तो पहली बात ये क्या है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, ठीक है, काफ़ी अनस्टेबल। निगेटिव चार्ज कार्बन पे तो खैर बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ कौन से ग्रुप अगर लगे होंगे तो निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जैसे -R इफेक्ट, -I इफेक्ट, या इसमें एक और नाम आता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इस टाइप का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स होंगे वो इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या हो गए, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, एक लोन पेयर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक, ठीक है, हाईली अनस्टेबल, डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड with one lone pair and shape is pyramidal, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ स्ट्रक्चर बनाएं तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन, एक आपका लोन पेयर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर। देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, 4 होता है, सिंगल निगेटिव चार्ज 5 हो गया और 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो एक लोन पेयर हो गया और बाकी 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो स्टेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स सच एज -R -I एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं फिर से, स्टेबिलिटी is governed by electron withdrawing effects, कौन कौन से, -R -I एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर, एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। एस कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो बेसिक बात यही है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ सपोज CH माइनस, ठीक है, इस टाइप का अगर सिस्टम है, या CH2 माइनस लिखा है, तो ये क्या करेगा, कार्बोनाइन को स्टेबलाइज, ठीक है। हमको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट चाहिए, -R इफेक्ट शो करे या -I इफेक्ट शो करे या दोनों शो करे, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। तो हमको यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज लाना है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से कम करनी है, ठीक है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के विषय में एक चीज़ और ज़रा सीख लिया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आए कि भाई फर्स्ट में हम CH3 माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं कि भाई निगेटिव चार्ज तो पहले निगेटिव चार्ज तो पहले से ही है। आप CH3 लगा रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, फिर से CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ये नहीं कि हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन एल्कीन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो सिंपली प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। हाइपर कंजुगेशन क्या था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भेजना, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के भेजने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं होगी, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए इस प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और बढ़ाएगा। यहाँ दो ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और यहाँ तीन ग्रुप क्या कर रहे हैं, रिलेटिवली प्लस आई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A B C, उसके बाद D हो जाएगा। अच्छा, डिग्री वाइज भी याद रखिएगा, ये आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये आपका क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन आयन। तो स्टेबिलिटी इस प्रकार से भी, तो सबसे स्टेबल आपका क्या होता है 1 डिग्री कार्बन आयन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन आयन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। तो डिग्री के हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं, जबकि कार्बोकैटायन में उल्टा था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। देखा जाए इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, CN की अगर बात करें तो CN का इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट, तो ये रेजोनेंस से भी निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कैपेसिटी रखता है, और माइनस आई से तो स्टेबलाइज करेगा ही। तो ये तो अच्छी बात है, CN का लगना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अगर आप इसको ओपन करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, तो आप पाएंगे कि भाई इसका पाई बॉन्ड और ये निगेटिव चार्ज आपस में कंजुगेशन में नहीं है, काफ़ी दूर है। तो ये कंजुगेशन का सिस्टम तो नहीं दिखा, तो क्या ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच पाएगा माइनस आर इफेक्ट से, नहीं। तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा ये, तब सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। तो ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो तीनों ग्रुप मिल के क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, और यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज भेज रहे हैं, स्टेबलाइज कर दिया।
यहाँ 2 CN का माइनस आई इफेक्ट और यहाँ 1 CN का माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर तो समझ में आ गया, ABC स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, जितना CN लग जाए उतना बढ़िया। आप कहेंगे सर यहाँ इसको कैसे कंपेयर किया जाए, तो अगेन इसमें क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ क्या है CH2 माइनस और यहाँ निगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, रेजोनेंस डिलोकलाइज हो सकता है। तो N पे क्या हो गया माइनस, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2 हो गया। तो इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज क्या है, डिलोकलाइज्ड है। और डिलोकलाइजेशन तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव पे था और यहाँ उसमें निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ निगेटिव चार्ज कार्बन पे था और यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन पे हो गया। निगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, डिलोकलाइज हो गया। तो स्टेबिलिटी के लिए तो ये सबसे बढ़िया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, बाकी माइनस आई तो है ही है और इनफैक्ट CN का माइनस आई इफेक्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग भी लगेगा क्योंकि बगल में ही है। ठीक है, तो ये 3 CN माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, उससे कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये CN अपना माइनस आर इफेक्ट रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर दे। ठीक है, तो माइनस आर माइनस आई और ब्रैकेट में लिखा इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो ये तो सबसे स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब नंबर 1 स्टेबिलिटी किसकी हो गई, D की हो गई। उसके बाद A हो गया, उसके बाद B हो गया, उसके बाद क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। सेम वही बात। ठीक है, यहाँ अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट से, तो अगेन माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट। और जैसे जैसे बेंजीन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर माइनस आई। आप कह सकते हैं सर यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस की बात होगी, कोप्लेनर नहीं रह जाएगा। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा इफेक्ट डिक्रीज करेगा जरूर। ठीक है, एक बेंजीन जितना स्टेबलाइज करेगा 2 बेंजीन उसका डबल नहीं कर पाएगा, उससे थोड़ी कम स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि कोप्लेनिटी की टेंडेंसी का भी लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यहाँ प्रेफरेंस होगा। 3 बेंजीन अपने रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेंगे, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो C हो गया, उसके बाद B हो गया, उसके बाद A हो गया। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। यहां देखा जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां अगर आप रेजोनेंस कराएंगे तो आप पहली बात तो इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। यहां अगर हम बना दे N डबल बॉन्ड O, सपोज इसको DT बॉन्ड से बना दिया, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 माइनस, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी देखिए आपने रेजोनेंस कराया, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आया तो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो गया। समझ में आ रही बात? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढेर सारे होंगे और ये NO2 बेसिकली, अगर इस NO2 की बात करें तो ये NO2 अपने माइनस आर इफेक्ट से निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ माइनस आर इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट तो लग ही रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया। कैसे स्टेबलाइज हुआ समझ में आ रहा है? ठीक है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने आप आइडिया लगेगा।
ठीक है, कि N डबल बॉन्ड O CH माइनस, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया और फिर फर्दर रेजोनेंस करा देंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ डिलोकलाइज कर जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, O माइनस डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। तो बिल्कुल NO2 अपने माइनस आर इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ माइनस आर इफेक्ट, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि NO2 और Cl में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, NO2 का माइनस आर का पावर बहुत स्ट्रांग होता है, माइनस आई भी स्ट्रांग होता है, तो इसलिए जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा, ठीक है। और यहाँ तो खैर NO2 क्या कर रहा है, सिर्फ माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई ओनली, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, A उसके बाद B उसके बाद C हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और ये सिर्फ माइनस आई से स्टेबिलिटी पा रहा है, ठीक है। तो इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स की बात किया जाए। CH2 माइनस OCH3, CH2 माइनस OCH3 मेटा पे, CH2 माइनस पैरा पे OCH3, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन रेफरेंस केस फिर CH2 माइनस, ठीक है। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो फिर से आप कार्बोकैटायन में जो आपने पढ़ा था उससे कुछ अलग नहीं होने जा रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ आपके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट लगाएगा। अच्छा, जो चीज़ ऑर्थो से सही होगी वही पैरा से, समझ में आई बात। ये पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑर्थो पैरा से रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन एक जैसा इफेक्ट डालेंगे, समझ में आई बात। बस अंतर कहाँ आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में। तो जब आप इस लोन पेयर को डिलोकलाइज करा रहे होंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, और यहाँ क्या है CH2 माइनस, ठीक है। इस टाइप से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, फिर फर्दर डिलोकलाइज करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है। निगेटिव चार्ज के नीचे निगेटिव चार्ज लाना क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो इसका जो इफेक्ट होता है OCH3 का, ये प्लस आर इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है। और ओवरऑल OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसने अपने रेजोनेंस का चार्ज इसके जस्ट नीचे भेज दिया, और नेगेटिव चार्ज के इसके नीचे नेगेटिव चार्ज मतलब हाईली डिस्टेबलाइज किया किसको, कार्बन आयन को, कार्बन आयन को हाईली डिस्टेबलाइज कर दिया इसने, समझ में आ रही बात। और किस इफेक्ट से, अपने प्लस आर इफेक्ट से, ठीक है। तो यानी हम ओवरऑल कंक्लूड करेंगे कि ये प्लस आर लगा रहा है, कार्बन आयन तो हाईली डिस्टेबलाइज कर देगा, ओवरऑल OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और माइनस आई भी लगा रहा है, और माइनस आई मैक्सिमम भी लग रहा है, लेकिन रेजोनेंस और माइनस आई का तो कंपैरिजन है नहीं, ठीक है। ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने वाला ग्रुप ही है और कार्बन आयन को हाईली डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और माइनस आई मैक्सिमम, माइनस आई कोशिश करेगा कि भाई इससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, ठीक है, लेकिन ओवरऑल तो डिस्टेबलाइज ही होगा, ठीक है। यहाँ अगर सेम सिचुएशन की बात करें पैरा पोजीशन से, तो यहाँ भी रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑर्थो, और फिर नेगेटिव चार्ज घूम के कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इसके नीचे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये डिस्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात कि भाई प्लस आर इफेक्ट लगाएगा और माइनस आई इफेक्ट मिनिमम लगेगा। माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करने का काम करेगा लेकिन मिनिमम लगेगा। ओवरऑल इट इज हाईली अनस्टेबल कार्बन आयन सिस्टम बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट। यहां देखा जाए, यहां से फिर से पहले ही हम लोग ने डिस्कशन किया है कि लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आप भेजेंगे तो नेगेटिव चार्ज कहां भेजेगा, अपनी ऑर्थो,
और अपनी पैरा पोजीशन पे, इसके नीचे निगेटिव चार्ज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मेटा पोजीशंस पे हैं। ये पहले ही हम लोग ने डिस्कशन किया है कि अगर दो ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे होते हैं तो रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन डू नॉट ऑपरेट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन एंड कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, जो भी बातें होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव चार्ज क्योंकि मेटा पोजीशन पे है तो उसके नीचे आया ही नहीं। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि भाई रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। जो बात है वो क्या है, माइनस आई की है, माइनस आई ओनली। और माइनस आई का लगना यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज भेजेगा और इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। माइनस आई ओनली जो इसको स्टेबलाइज करेगा। और ये तो रेफरेंस केस है ही, इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन के साथ वो सब में हो रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे। कंक्लूजन ये है कि सबसे स्टेबल बी हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आई ओनली का केस है और माइनस आई का लगना कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। कोई कहे सर माइनस आई ओनली, रेजोनेंस क्या नहीं लग रहा है? नहीं, रेजोनेंस इसका बेंजीन पे लग रहा होगा लेकिन इसके नीचे चार्ज अगर नहीं जा रहा है क्योंकि मेटा पोजीशन है तो रेजोनेंस से इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप रेजोनेंस का चार्ज जैसे इसके नीचे भेजते हैं तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज भेजेंगे तो स्टेबलाइज करेगा, निगेटिव चार्ज भेजेंगे तो डिस्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज भेजने वाले, निगेटिव चार्ज भेजने वाले ग्रुप कौन से होंगे? प्लस आर वाले। तो प्लस आर वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बन आयन को। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, डी हो गया। और उसके बाद रेफरेंस केस से क्या हो जाएगा, ए और सी क्या है, हाईली अनस्टेबल हो गए बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट। लेकिन इन दोनों में भी अगर कंपेयर किया जाए तो माइनस आई का लगना क्या है, एक अच्छी बात हो सकती है। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ माइनस आई मिनिमम, यहाँ माइनस आई मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या, ये नहीं कि माइनस आई मैक्सिमम है तो सर रेजोनेंस से भी ऊपर चला गया, नहीं ऐसी बात नहीं, इसका तो कंपेरिजन ही नहीं। हाँ, लेकिन इनको कंपेयर कर रहे हैं तो भाई माइनस आई का लगना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात हो जाएगी। तो ये आपका ए हो गया और उसके बाद क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, यहाँ आपका माइनस आई मैक्सिमम लगा और ये पीछे क्यों गए, क्योंकि इसमें प्लस आर इफेक्ट लग चुका है। समझ में आ रही बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग को समझने के लिए, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में एक ग्रुप का डिफरेंट पोजीशन से क्या इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से कार्बोकैटायन में इतना डिस्कशन हो चुका है कि आप कि कार्बन आयन आसानी से समझ पाए, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता आपको ना पड़े। सारे कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। और देखा जाए चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन लिखिए। चलिए हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, फिर से NO2 डिफरेंट पोजीशंस पे लगा हुआ है, NO2 का इफेक्ट जरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें, ठीक है, जिस तरीके से आसानी से समझ में आए उसकी बात किया जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर कभी आप यहाँ से करते हैं रेजोनेंस, कभी यहाँ को डिलोकलाइज कराते हैं, आप कैसे भी करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओवरऑल आप सेम कंक्लूजन में पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखा जाए N डबल बॉन्ड O। ठीक है, जब हम इस निगेटिव चार्ज को यहाँ डिलोकलाइज करा रहे होंगे, निगेटिव चार्ज को इस टाइप से डिलोकलाइज करा रहे होंगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। बाकी इस निगेटिव चार्ज को बेंजीन में डिलोकलाइज करिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन NO2 के साथ भी इसका कंजुगेशन हो गया तो ये देखिए NO2 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली। ठीक है, और ये इसका इफेक्ट कौन सा हुआ, माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट हुआ
और माइनस आर इफेक्ट से क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज है, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा भी माना जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो आप रेजोनेंस करा रहे थे, यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ निगेटिव घूम के आ गया, उसमें आप कार्बन पे ही निगेटिव चार्ज ले आ रहे थे, ठीक है। और कार्बन पे निगेटिव चार्ज हमेशा याद रखिएगा कि बहुत स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज की बात होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ देखा जाए, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये स्टेबलाइज हो गया, तो वेरी स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल एंड एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा स्टेबल और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन पे। तो इसका मतलब NO2 ने बहुत बढ़िया माइनस आर इफेक्ट लगाया और इसको स्टेबलाइज कर दिया, इसका माइनस आर इफेक्ट है। और बाकी माइनस आर इफेक्ट तो लग ही रहा है, और वो भी मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। तो माइनस आई माइनस आर दोनों से इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और स्टेबलाइज करेगा सिस्टम को, ठीक है। NO2 यहाँ से कौन सा इफेक्ट लगेगा, आप डायरेक्ट अगर बोला जाए तो क्या माइनस आर इफेक्ट लगेगा, नहीं, इसका नेगेटिव चार्ज, इसका खींचने का, जैसे इस नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कराएंगे तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो, पैरा, फिर ऑर्थो, ठीक है। इसके नीचे आया ही नहीं नेगेटिव चार्ज, तब इसको आप स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रही बात। या ये अपने पाई बॉन्ड के साथ इस नेगेटिव चार्ज यहाँ आया ही नहीं, तो कंजुगेशन हो ही नहीं पाएगा, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब यहाँ से कौन सा इफेक्ट लगा, माइनस आई ओनली, लेकिन माइनस आई लगना भी क्या है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ देखा जाए, यहाँ तो माइनस आर इफेक्ट लग जाएगा, क्योंकि जो ऑर्थो के लिए सिचुएशन वही पैरा के लिए सिचुएशन, तो माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, मिनिमम हो गया, और ये आपका रेफरेंस केस हो गया, ये रेफरेंस केस हो गया। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, सबसे स्टेबल आपका ए हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद आपका बी हो जाएगा, उसके बाद आपका डी हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। इन दोनों में क्या फैक्टर है, इन दोनों में माइनस आर लग गया, ये बढ़िया बात है। इसमें माइनस आई मैक्सिमम लग गया, ये इसमें माइनस आई ओनली लगा, ठीक है। और लास्ट वाला तो क्या हो गया, रेफरेंस केस हो गया, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है, एक बार बस शुरू में मेहनत करनी होती है, ग्रुप्स के इफेक्ट डिफरेंट पोजीशन से। हाँ, अगर एक बार आपने वहां मेहनत नहीं की तो हर बार आपको क्वेश्चन नया लगेगा, ठीक है, और हर बार समझने में काफी दिक्कत होगी। चलिए, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप अरेंज करिए। हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां देखा जाए, CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन कौन से इफेक्ट से ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, समझ में आ रही बात। तो CH3 कहीं लगा हो ऑर्थो मेटा पैरा पे, वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को तो डिक्रीज करेगा। तो सबसे स्टेबल इसमें सिस्टम कौन सा होगा, डी, रेफरेंस के सबसे स्टेबल होगा डी। अच्छा, उसके बाद CH3 यहां लगा हुआ है, तो क्या ये अपना हाइपर कंजुगेशन लगा पा रहा है। तो याद करिए, हाइपर कंजुगेशन होता क्या था, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप डिलोकलाइज कराते थे, यही ना।
तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइज कराते थे तो निगेटिव चार्ज कहाँ जाता था, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर गया तो निगेटिव चार्ज यहाँ गया, निगेटिव चार्ज यहाँ गया और निगेटिव चार्ज यहाँ गया। अपने ऑर्थो और पैरा पे क्या करता है, निगेटिव चार्ज भेजता है। तो क्योंकि इसके ऑर्थो पोजीशन है, इसके नीचे निगेटिव, निगेटिव के नीचे निगेटिव क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन बात वही है, ये हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है, ठीक है। कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज तो करने जा रहा है, लेकिन उतना भी नहीं जितना प्लस आर इफेक्ट डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो कार्बन आयन तो डिस्टेबलाइज हो गया, बाकी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है और प्लस आई से भी डिस्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो ये हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई मैक्सिमम लगा के दोनों तरीके से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। ये मेटा पोजीशन हो गई, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ही होगा, इसके नीचे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगेन क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन क्या लगा, नहीं हाइपर कंजुगेशन नहीं लगा, प्लस आई लग गया। ये पैरा पोजीशन, तो यहाँ रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन लगेगा और प्लस आई का इफेक्ट लगेगा, लेकिन वो मिनिमम लगेगा। और ये तो रेफरेंस केस हो गया। इसका मतलब सबसे स्टेबल सिस्टम डी हो गया जब कुछ नहीं लगा रहेगा। उसके बाद बी ऑप्शन कि भाई प्लस आई ओनली ही लग रहा है, प्लस आई ओनली, ये ठीक है। रेफरेंस केस से तो अनस्टेबल, लेकिन हाइपर कंजुगेशन लग जाएगा तो ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। एक तरीके से वो रेजोनेंस की तरह काम करता है, बस लेस इफेक्टिव देन रेजोनेंस। सबसे मजबूत इफेक्ट रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। भाई ये चीज याद रखिएगा कि भाई यहाँ हाइपर कंजुगेशन एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कंफ्यूज मत हो जाएगा सर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है कि भेजता है, ठीक है। तो बी हो गया। उसके बाद आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में हाइपर कंजुगेशन लग रहा है लेकिन प्लस आई इफेक्ट मिनिमम लग रहा है। और ए ऑप्शन सबसे अनस्टेबल होगा, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है और प्लस आई इफेक्ट क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। और जिस तरीके से रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से हाइपर कंजुगेशन भी डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किससे किया, प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन लग गया तो इसलिए गड़बड़ हो गया, और इसमें प्लस आई का पावर क्या हो गया, मैक्सिमम लग गया, तो इसलिए ये और ज़्यादा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ समझ गया आप। ठीक है, देखा जाए 8 क्वेश्चन। यहां आपका Cl हो गया, और यहां आपका क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर डिस्कस किया जाए तो अगेन देखिए, निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस बेंजीन में यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो तो कॉमन बनेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से बना दिया, यहाँ क्या हो गया Cl, फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ Cl हो गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये फर्दर निगेटिव चार्ज इधर घूमेगा, और जो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन के साथ वो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये Cl किस इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो Cl का इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ निगेटिव चार्ज के बगल में Cl के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इट कैन एक्सपेंड इट ऑक्टेट, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाएगा और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो गया, तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ रही बात। तो Cl ने माइनस आई इफेक्ट से तो स्टेबलाइज किया ही, बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज करा है, रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज करा है। लेकिन यहां अगर आप सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं और वहां पे पहुंचे
अगर हम डायरेक्ट बना दे वहाँ, बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस हो ही रहा है, फ्लोरीन हो गया और यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ क्या है, फ्लोरीन इसको सिर्फ -I इफेक्ट से ही स्टेबलाइज करेगा, -I ओनली। क्या बैक बॉन्डिंग कर लेगा? नहीं, फ्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं कर सकता, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है कि आप इस नेगेटिव चार्ज को उसमें भेज पाएं। समझ में आ रही बात? तो ये सिर्फ -I इफेक्ट से ही स्टेबलाइज कर रहा है। और उल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ ढेर सारे लोन पेयर हैं और इनमें आपस में क्या होने लगेगा, रिपल्शन। कोई कैसा रिपल्शन तो यहाँ भी हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ हो रहा होगा, लेकिन इसने निगेटिव चार्ज अपना इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में भेज के एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया और स्टेबलाइज कर गया है, ठीक है। इस सिचुएशन में देखिए, ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो रही है तब वहाँ रिपल्सन की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के अपना निगेटिव चार्ज उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में भेज दिया। यहाँ ये रेजोनेंस नहीं करा पा रहा है, तब यहाँ ये निगेटिव चार्ज इधर नहीं आ सकता, ठीक है, लोन पेयर यहीं पे रहेगा, ठीक है, और ये लोन पेयर और बगल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में तब रिपल्शन करेंगे, उल्टा अनस्टेबिलिटी का कारण हो जाएगा, ठीक है। तो -I इफेक्ट लगा रहा है, साथ में रिपल्शन भी हो रहा है नेगेटिव चार्ज का। तो इसका मतलब इस सिस्टम ने, ठीक है, जितना एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि स्टेबलाइज करेगा उतना ये स्टेबलाइज कर नहीं पाया, रेजोनेंस तो हुआ नहीं, ठीक है, बैक बॉन्डिंग तो हो ही नहीं। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ए इज मोर स्टेबल देन बी। अच्छा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन की बैक बॉन्डिंग भी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, समझ में, इन कंपैरिजन टू कार्बन। कार्बन के ऑर्बिटल साइज और क्लोरीन के ऑर्बिटल साइज में अंतर है, तो बैक बॉन्डिंग दिख तो रही है लेकिन उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब फाइनली अगर कंक्लूड किया जाए तो ये, लेकिन हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, तो रीजन तो हम बैक बॉन्डिंग को ही देंगे, ठीक है, लेकिन बहुत जरा सा अंतर होता है स्टेबिलिटी में। तो -I की तुलना में हम लोग यहाँ बैक बॉन्डिंग को प्रेफरेंस दे दिए, और ठीक है, A इज मोर स्टेबल देन B। तो इस रिजल्ट को याद करिए, रखिएगा, बाद में ये काम आएगा हम लोग के, जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखा जाए चलिए, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखिए। देखा जाए इसमें फिर से वही सिचुएशन कि जब आप यहाँ क्लोरीन की बात करेंगे और यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो अगेन क्या है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, डबल बॉन्ड Cl माइनस Cl, ठीक है। तो -I के अलावा ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, डबल बॉन्ड Cl माइनस Cl, ठीक है। तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस हो रहा है, तो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जबकि यहां क्या है, सिर्फ -I इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग -I लगेगा क्योंकि फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, तो -I ओनली। अच्छा, यहां देखा जाए, इसको आप ओपन करें तो F यहाँ F हो गया और यहाँ CH2 माइनस, ठीक है। तो यहां भी ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, -I ओनली। और यहाँ Cl को भी अगर ओपन किया जाए और यहाँ CH2 माइनस, तो यहाँ अगेन निगेटिव चार्ज और यहाँ बगल में कार्बन है, क्लोरीन तो दूर हो गया। इसका मतलब क्या है, बैक बॉन्डिंग वगैरह नहीं होगी, यहाँ भी -I ओनली, सिर्फ -I से ही स्टेबिलिटी की बात यहाँ हो रही है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब सबसे स्टेबल तो कौन हो गया, A हो गया, सबसे स्टेबल A हो गया। ढेर सारी बैक बॉन्डिंग हो रही है, स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद -I की अगर बात करें तो यहाँ से -I ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, 3 फ्लोरीन एकदम अटैच है उससे, तो B हो गया। उसके बाद बात करें, ये दूर चला गया, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ तेजी से घट जाता है, तो इसके बाद C का ऑप्शन हो जाएगा और फिर उसके बाद D का ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ -I के आधार पे आप फैसला कर रहे हैं, ठीक है, और ये -I प्लस बैक बॉन्डिंग है, ठीक है।
ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल आपका सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ OH जो है ये निगेटिव चार्ज को सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ओनली, और उल्टा यहाँ तब माइनस आई की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, रिपल्शन का भी एक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज के जस्ट बगल में एटम कंटेनिंग लोन पेयर है तो वो क्या होता है, डिस्टेबलाइज होता है बाय इट्स रिपल्शन। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर सल्फर के पास भी लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ सल्फर के पास लोन पेयर था लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये उल्टा रेजोनेंस कराएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड SH माइनस, ठीक है, तो ये अगेन बैक बॉन्डिंग हो गया, तो ये बैक बॉन्डिंग से क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और यहाँ दोनों तरफ से सल्फर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, कोई रेजोनेंस नहीं, सिर्फ माइनस आई, दो इसका माइनस आई थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे स्टेबल सी बी, फिर उसके बाद ए हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए। देखा जाए इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। अच्छा एक बात और समझा जाए, इन तीनों में, इन चारों में निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, निगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। ये पॉइंट पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इसको हम समझाएं आपको। ठीक है, ये एक्चुअल में सिचुएशन है क्या। ठीक है, निगेटिव चार्ज की अगर बात करें, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, तो ये आपका लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में px और py को इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये बोर्ड का प्लेन हो गया, यानी लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है वो क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, यानी लोन पेयर क्या है, बोर्ड के प्लेन में बैठा हुआ है, ये ऑर्बिटल कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में बैठा हुआ है। जबकि रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, pz 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 pz। ठीक है, pz के बीच आपका रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, pz के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। तो प्योर p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे वो ये है pz। ठीक है, तो pz का ओवरलैप हो रहा है यहाँ, जब इनके बीच होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ रही बात। ठीक है, जस्ट लाइक बेंजीन, जैसे बेंजीन में रेजोनेंस बनाते थे। ठीक है,
लेकिन ये जो लोब ये जो बोर्ड के प्लेन में है, क्या इस pz के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में? नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन में तो नहीं है, इसीलिए ये pz का और इसके साथ ओवरलैप संभव नहीं है, इसीलिए लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इट इज फिनाइल कार्बेनाइन, फिनाइल कार्बेनाइन, ठीक है। और इन सभी में निगेटिव चार्ज क्या है? लोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यही रीजन लगभग हर जगह होगा, निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी कैसे गवर्न किया जाए? तो यहाँ एक फैक्टर ये हो सकता है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 यहाँ sp2 यहाँ sp2 यहाँ भी sp2, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। और यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन माइनस आई इसका क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि भाई जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, सब डिस्कशन पहले ही हो चुका है, ठीक है। और यहाँ तो खैर हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है? बगल के कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये ओवरऑल कौन से इफेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे? प्लस आई इफेक्ट की बात होगी, तो सबसे अनस्टेबल तो आपका क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे स्टेबल इसमें सी होता है, उसके बाद आपका ए हो गया, उसके बाद आपका बी हो गया, और सबसे अनस्टेबल क्या हो गया? डी हो गया। इसको कैसे कंपेयर किया? sp2 का वीक माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें ढेर सारे sp2 हैं। हालांकि देखिए इनका भी माइनस आई बहुत तगड़ा, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का माइनस आई इफेक्ट कमजोर है, ऊपर से यहाँ से क्या है? काफी दूर भी है, ठीक है। तो एक कमजोर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन फिर भी इसकी तुलना में ज्यादा कार्बन है जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, इनका माइनस आई इफेक्ट लग गया, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इनको कंपेयर किया, जैसे सी और डी को, ए और सी को कंपेयर किया, तो ए और सी को कई लॉजिक से कंपेयर किया जा सकता है। एक लॉजिक तो ये हो सकता है, देखिए आप एक चीज और समझने की कोशिश करिए, जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, sp हाइब्रिडाइज कार्बन सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है और उसका माइनस आई का पावर थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। माइनस आई की सीरीज में भी लिखवा है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा बाकी सब की तुलना में। यहां एक और फैक्टर समझने की कोशिश करिए कि जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ध्यान सुनिएगा, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी अगर आप चेंज कर रहे हैं, उसको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बना रहे हैं, तब पर भी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ रही बात? ठीक है। कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन? इसको हम एक बार समझाएं। यहां बेसिकली दो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन अगर मान लीजिए, या मान लीजिए एक हाइड्रोजन और एक यहां Z लगा दिया, ठीक है, एक यहां क्या लगा दिया हमने, इसको इधर बनाए थोड़ा, तो एक हाइड्रोजन बना दिया और एक यहां Z बना दिया, तो Z ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोड़ के चला गया, तो आपका सिचुएशन क्या बना? निगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ क्या आ गया? एक हाइड्रोजन है, एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही बात क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ हाइड्रोजन भी एक है जिसको हमने इंडिकेट नहीं किया है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन था। अब आप ध्यान से सुनिए बात को, कि एक तो हम सराउंडिंग एटम का इफेक्ट देख रहे हैं कि भाई सराउंडिंग एटम में sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, सभी लोकलाइज निगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। यहाँ ज्यादा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ कम है, ठीक है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा एक और फैक्टर कि भाई यहाँ sp2 जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो यानी अगर आपसे सिंपली पूछा जाए, और ये तो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया और sp3 हो गया, ठीक है, तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस। तो एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी या निगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ने लगेगी। समझ में आ रही बात? निगेटिव चार्ज बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, निगेटिव चार्ज ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बहुत क्लियर बात है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी और निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं, एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर रही है? हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से, ये आइडिया। एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। कोई कहे सर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो 2.5 लिख पाए हैं, वो 2.5 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का था। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन के बराबर होती है। समझ में आ रही बात? तो एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन परसेंटेज एस कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, इंक्रीजेस। निगेटिव चार्ज बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। निगेटिव चार्ज बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इतना ही डिस्कशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को आधे घंटे में हम लोग को लगेगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।